नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। ईडी के चंगुल से एक और नेता को मुक्ति मिल गई है। बेदाग निकलकर आ गए हैं। इस बार बेदाग होने वाले नेता का नाम है चंद्रबाबू नायडू। पढ़िए पढ़िए और ठीक से पढ़ लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के यू सुधाकर रेड्डी एडिटर इन्वेस्टिगेशन की इस रिपोर्ट में पर्दाफाश कर दिया गया है। ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लेडीज एंड जेंटल मर्द, आप दोनों ही ताली बजाकर इस खुशी का स्वागत कीजिए। चंद्रबाबू नायडू ईडी के चंगुल से मुक्त हो गए। तिरुपति के लड्डू ना मिले तो किसी भी हलवाई की दुकान से 2 लड्डू न्यूनतम खरीद कर खा लीजिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को ईडी के झंझट से मुक्ति मिल गई है। 371 करोड़ के घोटाले में जेल गए थे, ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है ना खुशी की बात? तो बजाइए ताली। मिस्टर नायडू भूल मत जाना, ईडी से बचना है तो एनडीए में चले आना। मिस्टर नायडू जेल मत जाना, यहाँ तुम्हें कल भी है आना। भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर एक बार फिर आप देशवासी मूर्ख बनाए गए हैं। इस खुशी में भी ताली बजाइए और खुशी के मारे फट जाइए। एक और नेता बेदाग निकल कर आ रहे हैं। स्वागत स्वागत। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट तालियां जनरेटेड बाय योर ओन हैंड। मिलेगा आपको भी ऐसा ही गुलदस्ता मिलेगा। बस आप गुलदस्ता लेकर इधर आ जाइए जिधर खड़े हैं। कौन? प्रधानमंत्री मोदी। सोचिए अमित शाह ने क्या क्या कहा था नायडू के करप्ट होने पर। मित्रों, वो आंध्र के अन्याय की बात करते हैं। मैं इस मंच से चंद्रबाबू नायडू को चैलेंज देना चाहता हूं। आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे, जिस कांग्रेस की गोद में बैठे, इसकी 55 साल सरकार हुई चली है केंद्र की ओर से। एक बार 55 साल कांग्रेस पार्टी के और एक और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल। आंध्र प्रदेश को हमने कांग्रेस पार्टी के 55 साल से 10 गुना ज्यादा मदद करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एक मुख्यमंत्री को क्लीन चिट मिली है, क्या इस पर धूम धड़ाका नहीं होना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, मगर सन्नाटा पसरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है कि ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी है। यू सुधाकर रेड्डी ने तो यह भी लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू ने क्लीन चिट प्राप्त कर ली है। ईडी की हैदराबाद यूनिट ने इस मामले में 23.5 करोड़ की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। टाइम्स ऑफ इंडिया के सुधाकर रेड्डी ने यह भी लिखा है कि कौशल विकास योजना के कथित घोटाले में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे नायडू की भूमिका सामने आती हो। इसके बाद फ्री प्रेस जर्नल ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। न्यूज 18 ने लिखा है कि ईडी के सूत्रों ने बताया है कि नायडू की कोई भूमिका नहीं थी। ईडी ने 16 अक्टूबर के 3 बजे एक ट्वीट किया है कि कौशल घोटाला मामले में 23.5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, मगर चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी गई है या नहीं, इस ट्वीट में कोई जानकारी नहीं। ईडी के प्रेस नोट में भी नहीं बताया गया है कि उन्हें क्लीन चिट दी गई है। एक मुख्यमंत्री को अगर क्लीन चिट दी गई है तो यह खबर चुपचाप क्यों छप रही है? बीजेपी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती कि उनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार पाए गए हैं। नायडू ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि उन्हें बेवजह फंसाया गया, ईडी का दुरुपयोग किया गया, अब वे ईमानदार पाए गए हैं। तभी कहा कि नायडू के बरी होने पर आप खुशी मनाएं, क्योंकि नायडू तो मना नहीं सकते। क्या वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ईडी को भला बुरा कहेंगे? शायद नहीं, लेकिन इतनी खुशी तो होगी ही कि एनडीए को सपोर्ट देने से मुकदमे से छुटकारा तो मिला। जो खुशी नायडू नहीं मना सकते, वो खुशी हम चाहते हैं आप मनाइए। कितने उदाहरण दूं, तब आप जाकर यकीन करेंगे कि ईडी का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। कितनी ही बार विपक्ष ने कहा ईडी के सहारे विपक्ष की राजनीति खत्म की जा रही है। एनडीए में आते ही नायडू बरी हो गए। क्या अब भी आपको संदेह होता है? सतीश आचार्य का कार्टून देखिए। इंडिया गठबंधन की कार पर टोल नाके का बैरियर गिरा दिया गया है और बगल से ईडी सीबीआई के निकल जाने के लिए बैरियर हटा लिया गया है। इसका तो यही मतलब हुआ, जहां चुनाव वहां ईडी का छापा और फिर वही सब खेल शुरू।
ईडी ने 10 साल में कार्टून बनाने वालों को खूब प्रेरित किया है, यहां तक कि कांग्रेस भी कार्टून बनाने लगी है। और ये रही वही वॉशिंग मशीन जहां से नायडू धुलकर निकल रहे हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर चमकते हुए नायडू खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ मुड़कर नमस्ते कर रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा है, मोदी वॉशिंग मशीन दाग धुले चुटकियों में। और भी कांग्रेस ने इस तरह के पोस्टर और वीडियो बना डाले। नरेंद्र मोदी के पास एक कमाल की वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन का नाम है बीजेपी। जिसको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की तोहमत लगाते हैं, जब वो लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाते हैं तो धुलकर पाक साफ होकर उनके धाग धब्बे सब धुल जाते हैं और वो गंगा के पानी में गोता लगा लेते हैं। कुछ ऐसा ही चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ। उनको आज ईडी ने क्लीन चिट दे दी। आपको याद होगा सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे। उनके ऊपर करीब 300 करोड़ से ऊपर के एक स्किल डेवलपमेंट घोटाले का आरोप था, जिसके चक्कर में वो जेल गए। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, तो उनके साथ वही हुआ जो तमाम लोगों के साथ हुआ था। जो भी बीजेपी का दामन थामेगा वो पाक साफ होकर निकल जाएगा। नरेंद्र मोदी की आंखों में वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। उनकी पालतू एजेंसी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उसके खिलाफ सारे केस बंद कर देंगी। और हमने देखा भी है, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या लोगों को जबरन बीजेपी में शामिल करना हो, हर चीज का इस्तेमाल किया गया है। और यही काम अब चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ है। पहले ये हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ हुआ था, नारायण राणे के साथ हुआ था, शुभेंदु अधिकारी के साथ हुआ था। तमाम ऐसे लोग हैं, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। जो बीजेपी का दामन थाम लेता है, उसके जो भ्रष्टाचार के आरोप ये बीजेपी वाले खुद ही लगाते थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही जादू चंद्रबाबू नायडू के साथ हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जिस तरह से विपक्ष के लोग जेल में डाले जा रहे हैं और उनके पाला बदलते ही बरी किए जा रहे हैं, इस पर कोई लाफ्टर शो बना सकता है? बनाना चाहते भी होंगे, लेकिन बेचारे की हंसी गायब हो जाती होगी कि कहीं उसे ना जेल में डाल दिया जाए। किस किस को ईडी ने जेल में नहीं डाला, कोर्ट से डांट खा खा कर छोड़ना पड़ा, वरना तो जो गए थे कभी बाहर ही नहीं आते। ऐसे में जब जेल में रहने का मिनिमम और मैक्सिमम टाइम का अंतर ही मिट जाए, कौन ईडी को लेकर लाफ्टर शो बना सकता है? ईडी का सोचकर हंसी गुम हो जाती होगी। इमेजिन कीजिए, हिंदी में कल्पना कीजिए, नायडू को इसी महीने मगर पिछले साल 53 दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। कैलेंडर पर दिन बदलते जा रहे थे, लेकिन नायडू जेल में सड़ते जा रहे थे। मंडे आया, संडे आया, फिर से मंडे आया, फिर से संडे आया, करते करते 53 दिन बीत गए। उस दर्द को समझिए जो ईडी ने नायडू को दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाकर नायडू जेल से बाहर आए। बरी होने पर जश्न भी नहीं मना सकते। आंख के ऑपरेशन के लिए बेल मिली थी 53 दिनों के बाद, लेकिन लगता है बाहर आते ही नायडू को वह सब दिख गया जो आज की सच्चाई है। नारा लोकेश बेटे हैं चंद्रबाबू नायडू के, विधायक भी हैं। जाहिर है पिता को जेल में देखकर सहन नहीं कर पाए होंगे, तड़प गए होंगे। बयान ही दे दिया, सिविल वॉर की जरूरत हुई तो वो भी करेंगे, मगर नायडू को बाहर निकालेंगे। गृह युद्ध की नौबत तो नहीं आई, लेकिन गृह युद्ध की धमकी देने वाले नारा लोकेश एनडीए के अब पार्टनर हैं। आप अपनी डायरी के किसी कोने में लिख दीजिए गृह युद्ध, तो 5 साल के लिए भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में जेल में डाल दिए जाएंगे। यहां तो नारा लोकेश गृह युद्ध की धमकी दिया करते थे और एनडीए में 5 साल रहने का जुगाड़ खोज लिया है। बहरहाल आंख के ऑपरेशन के लिए जब जमानत मिली तो बाहर आने पर इस तरह से जश्न मनाया गया। देखते देखते नायडू को सब दिखने लगा और वे एनडीए के साथ आ गए। फरवरी से चर्चा चली साथ आने की और मार्च 2024 में टीडीपी का बीजेपी से गठबंधन हो गया। राज्य में टीडीपी ने सरकार बनाई और केंद्र में टीडीपी के सहारे बीजेपी ने सरकार बना ली। 9 मार्च को बीजेपी के अंतरिम अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, टीडीपी का परिवार में स्वागत है। टीडीपी आंध्र प्रदेश और देश के विकास को लेकर समर्पित है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कराए। सीआईडी ने तो इसी अप्रैल महीने में स्थानीय अदालत में चार्जशीट भी दायर कर दी। सीआईडी के चीफ एन संजय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चंद्रबाबू नायडू मुख्य साजिश करता हैं। 4 महीने बाद नायडू अब बरी हो गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट बोर्ड विवाद की शुरुआत 2014 में
बोर्ड के गठन से होती है। मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद नायडू APSDB बोर्ड की स्थापना करते हैं ताकि युवाओं का स्किल प्रशिक्षण हो सके। इसके तहत अलग अलग जिलों में क्लस्टर बनाए जाने थे जिसमें बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग मिलनी थी। सीमेंस कंपनी समेत अन्य कंपनियों के साथ APSSDC करार करती है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत 3,356 करोड़ बताई गई, जिसमें से राज्य सरकार ने 10% देने का वादा किया। बाकी निवेश सीमेंस का होना था। जनवरी 2015 में नायडू राज्य में 17 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलते हैं, लेकिन मार्च 2021 में जगन रेड्डी सदन में आरोप लगाते हैं कि यह स्कीम स्कैम थी और नायडू ही इसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता और लाभार्थी हैं। आरोप लगा सीमेंस के बिना एक भी रुपया निवेश किए राज्य सरकार ने स्कीम के लिए 371 करोड़ जारी किए, जिसमें से फर्जी बिलों के सहारे 241 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में लगा दिया गया। दिसंबर 2021 में CID FIR दर्ज करती है और जांच शुरू हो जाती है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इन्हें ED ने क्लीन चिट दे दी है। इसी के बाद इसी मामले में ED भी शामिल हो गई और मनी लॉन्ड्रिंग का भूत खड़ा कर दिया गया। अप्रैल 2023 में ED ने 110 पन्नों की अंतरिम चार्जशीट दायर कर दी। नायडू को आंध्र प्रदेश पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 9 सितंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया। 31 अक्टूबर तक नायडू जेल में रहे, फिर हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली। इसके कुछ दिनों बाद 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस राव की बेंच ने उन्हें यह कहते हुए नियमित जमानत दे दी कि कथित घोटाले के दर्ज होने के 22 महीने बाद उसमें नायडू का नाम आरोपी के तौर पर जोड़ा गया है। चंद्रबाबू नायडू सितंबर में जेल जाते हैं, मार्च में बीजेपी से हाथ मिलाते हैं, जून में सरकार बनाते हैं, अक्टूबर में बरी हो जाते हैं। बीजेपी में जाने का रास्ता जो ED से निकल कर आता है, गूगल मैप भी आपको इतना साफ सुथरा रास्ता नहीं बताता है। क्या नायडू के बीजेपी के साथ आने के पीछे जेल में बिताए वे 53 दिन हैं? अब मैं इनके बारे में सोच रहा हूं। जगन रेड्डी, इनकी सलामी तो देखिए कितनी टाइट है। मुख्यमंत्री रहते हुए इन्हीं की सरकार के समय नायडू के खिलाफ केस किया गया, ED भी आ गई। क्या ये भी राजनीति की इस कीचड़ में धंसे हुए हैं? यहां तक, इस हद तक इस प्लॉट के लेखक यही हैं या वही हैं जिनका नाम मुझसे लिया नहीं जा रहा है और आप बिना लिए समझते जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू दावा करते रहे कि गुजरात दंगों के वक्त नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने वाले पहले व्यक्ति थे। नायडू बयान दे रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अल्पसंख्यकों पर फिर से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी नायडू 2014 से 2018 के बीच मोदी सरकार में शामिल रहे, लेकिन उसके बाद निकलते ही उन्हें आतंकवादी भी कहने लग गए। అందుకే తమ్ముళ్ళు నేను మిమ్మల్ని కోరేది, నరేంద్ర మోడీ కరుడు గట్టిన ఉగ్రవాది, మంచివాడు కాదు. అదే మరి ఇక్కడ మైనారిటీ సోదరులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా, తమ్ముళ్ళు మళ్ళీ కానీ మీరు కానీ నరేంద్ర మోడీకి ఓటేస్తే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. గుర్తించారా తమ్ముళ్ళు మైనారిటీ సోదరులందరూ? 2019 के चुनाव से पहले नायडू तो दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, कभी केजरीवाल से, कभी राहुल गांधी से, मायावती से, यशवंत सिन्हा से, सबसे मिल रहे थे। इस तस्वीर में देखिए इंडिया गठबंधन के नेता कितनी गंभीरता से नायडू को ले रहे हैं और नायडू भी इस बैठक में कितनी गंभीरता से नजर आ रहे हैं। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने निकले थे, मोदी के साथ ही शामिल हो गए। शरद पवार से भी मिल रहे हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी नायडू को यू टर्न बाबू कहा करते थे, कहते थे आंध्र की संस्कृति को यू टर्न बाबू से खतरा है। अब वही बाबू चंद्रबाबू नायडू यू टर्न लेकर मोदी जी के साथ आ गए हैं। वो बार बार मुझे ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। सितंबर 2023 में नायडू जेल जाते हैं, मगर साल भर के अंदर उनके दिन बदल गए। इस देश में इतनी तरक्की तो किसी ने नहीं की। जेल से सरकार बनाने तक का सफर साल भर के अंदर ही तय कर लिया, 9 महीने भी नहीं लगे। नायडू काफी परेशान थे, रोने लग गए कि उनकी पत्नी को विधानसभा की बहसों में घसीटा जा रहा है, उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं, इसे मैं सहन नहीं कर सकता।
ఎప్పుడు కూడా మా మిస్సెస్ నా భార్య రాజకీయాలకు రాలేదు. ఒక్కొక్కసారి ఆవిడెప్పుడు రాజకీయాలపైన ఆసక్తి లేదు. ఇప్పటికి కూడా 40 ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా నేను సుదీర్ఘకాలం समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। एक झूठे केस में फंसाए जाने की पीड़ा कौन नहीं समझ सकता है। संजय राउत को भी ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस के एक नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, 68 दिनों तक जेल में रहे। नाम जानते हैं उनका? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा इनकी गिरफ्तारी ही अवैध हुई है, जेल से रिहा किया जाए। सदमा कितना गहरा होगा। वक्त चुनाव का था। क्या सुरेंद्र पवार ने बाहर आते ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अवैध गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया? क्या क्या उन्होंने किया, ये सब आप उन्हीं से पूछिए। ये तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। लेकिन सदमा तो लगा ही होगा कि अवैध रूप से अरेस्ट कर 3 महीने के लिए जेल में डाल देना इतना आसान नहीं। तो विधायक बनकर भी क्या हासिल, विधायक तो थे ही। इस बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया और सुरेंद्र पवार 30,000 वोटों से हार जाते हैं। सुरेंद्र पवार का उदाहरण इस सवाल को उठाने के लिए दिया कि क्या चंद्रबाबू नायडू बरी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ईडी को लेकर भला बुरा कहेंगे? जो हाल है इस देश का, कब फर्जी मामले में जेल में डाल दिए जाएंगे, उससे अच्छा है जब ईडी गिरफ्तार करने आए तो उसी में मिल जाइए जिसमें मिल जाने से निर्दोष होने का मौका आपको मिल जाता है। यह बात झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को कौन समझाए। चुनाव वहां होने हैं तो कुछ दिन पहले ईडी ने छापा मारा मंत्री के भाई के यहां, सचिव के यहां और एक IAS अफसर मनीष रंजन के यहां। ईडी IT सबका छापा पड़ा, फिर से मनी लॉन्ड्रिंग का वही भूत खड़ा किया गया। टीवी पर चलेगा, अखबारों में छपेगा, मंत्री का घर, रिश्तेदार का घर, IAS का घर, घोटाला ही घोटाला। माहौल बनते देर नहीं लगेगी। मिथिलेश ठाकुर जी एक बार सोच लीजिए, फाइनल मत बोलिए कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, वरना चुनाव भर यही खबर छपेगी। ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, इतने ठिकानों पर छापा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस 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 वगैरह वगैरह। जल जीवन मिशन में घोटाला। लगता है कि मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस ट्वीट को देखकर जोश में आ गए हैं, बहकावे में आ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है, हर कोई दगाबाज नहीं होता, हर कोई बिकाऊ नहीं होता, हर कोई अपमान और ठेस की बात कहे आस्तीन का सांप नहीं होता। गैरत बड़ी चीज होती है। कुछ लोग अपने उसूलों से डिगते नहीं। सच्चा झारखंडी कभी झुकता नहीं। मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद। लेकिन सोचना चाहिए, मिथिलेश ठाकुर को पाला बदल लेने से केस मुकदमा सब पाला बदल लेगा, ऐसा कौन करता है? छापा पड़ रहा है, कहे जा रहे हैं बीजेपी में नहीं जाएंगे। क्या उन्हें नहीं पता कि हेमंत सोरेन को कमजोर सबूतों के आधार पर 5 महीने तक जेल में डाला गया? हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना, लेकिन 5 महीने की जेल क्या होती है? आप 53 दिन जेल में रहने वाले चंद्रबाबू नायडू से पूछिए मिथिलेश ठाकुर जी। तो निशाना कहाँ है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए। इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। ये जब इन लोग जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पूरा सहयोग, जहाँ भी जांच करना है, जो भी जांच करना है, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से, लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूंगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा। समझाइए आप लोग भी मिथिलेश ठाकुर को
चले जाएं, शांति रहेगी वहां। लेकिन यह भी कमाल है, कई लोग डरे नहीं, ईडी ने जेल भेजा, जेल चले गए, कोर्ट से लड़े, 5 महीना लगा, 5 महीना जेल में रहे, 17 महीने लगे, 17 महीना जेल में रहे, लेकिन जेल में रहे, यहां बेल रद्द, वहां बेल रद्द, लड़ते रहे और बाहर आ गए। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। अब और कितना न्याय चाहिए इस देश में आपको? बाहर तो आ गए सब। भारत में किसी को फर्जी केस में फंसाना, अवैध रूप से अरेस्ट करना, यही सब तो यहां होता है। फर्जी मामले में अवैध रूप से अरेस्ट होकर कई महीनों के बाद जेल से बाहर आने पर इंसाफ की जीत होती है। इसके बाद अन्याय करने वाली वही एजेंसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाती है। आंध्र में बरी तो झारखंड में छापे की लड़ी। इसलिए कहा कि आप सभी मिलकर झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को समझाइए, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। यह सब क्या छप रहा है, क्या बोल रहे हैं, यह सब क्यों कह रहे हैं कि फांसी पर चढ़ जाएंगे, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, मगर झुकेंगे नहीं झुकेंगे तो फिर केस मुकदमा का फायदा तो कुछ हुआ नहीं। सच सच बताइएगा, रोना आया या हंसी आई? हम तो हंसाना चाहते थे, लेकिन पता है हंसा नहीं पाए। भारत का लोकतंत्र कैसे कैसे दरकाया जा रहा है, इस पर कौन कॉमेडी कर सकता है और किसे हंसी आ सकती है? आपके बच्चों को डीजे बजा बजा कर उकसाया जा रहा है, जुलूस में ले जाया जा रहा है, उनमें नफरत की हवा भरी जा रही है। वे नाच रहे हैं किसी के घर के आगे, किसी की दुकान के आगे, डीजे के शोर में उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता, दिखाई ही क्या देगा? जो बच्चे नफरत की राजनीति के रास्ते पर नाचने निकल चुके हैं, उन्हें अब इन सवालों से कोई मतलब नहीं कि ईडी का इस्तेमाल कर देश के लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। ईडी को लेकर अब क्या क्या कहा जाए? चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिली है, भारत की राजनीति में चिटबाजी चल रही है। सवाल कोई पूछ रहा है, जवाब कोई और लिखकर दे रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।